हेलो साथियों, मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग बता रहे हो, आज सवेरे यानी कि जब एनालिसिस हो रहा था तो उन क्वेश्चन को मैं देख रहा था, ठीक है। और जैसा कि उम्मीद है उसी अनुसार कभी लेवल आगे जा रहा है, कभी लेवल पीछे आ रहा है। और क्वेश्चन का जो आपका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। तो आज की जो क्लास में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लेके आया हूं, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस को मैं इसी तरह घुमा के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ताकि आप इजीली पेपर में जाके उन्हें सॉल्व कर सके। तो भैया आज की लाइन क्या कह रही है, जरा देखिए। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। आप समझ गए ना? हाँ, जब तक आपकी जरूरत होगी किसी को, आपके सामने बहुत प्यारी प्यारी बात करेगा, ऐसा आपको दर्शाएगा कि भाई आप ही सब कुछ हो, यू और ऑल इन ऑल, यानी आप ही सर्वे सर्वा हो। और जैसे ही काम निकल जाएगा तो फिर आगे जानते ही हो, है ना। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वो एक्टिंग अच्छे करने लगते, दोनों चीजें होती हैं, है ना। जब वो आपसे बात नहीं कर रहा है या कुछ भी है तो हो सकता है कि आपके अंदर भी कुछ कमी आ गई हो, इसे भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि वो एक्टिंग अच्छा कर रहा हो, है ना, दोनों है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिल्की वे यानी आकाशगंगा जो समूह है उसे किस नाम से जानते हैं। ये देखिए आपके सामने कई सारे आकाशगंगाओं के ग्रुप है ना। ये अलग अलग ग्रुप हमने आपके सामने शो किए हैं। कुछ आकाशगंगा जो होता है वो इस तरीके से होता है, तस्तरी के नुमा, आपको दिख रहा होगा, है ना, इस तरीके से। कुछ आपके ऐसे हैं, कुछ ऐसे, ये अलग अलग आकाशगंगा हैं, ठीक है। अब आप में से कोई कह रहा होगा सर हमने तो मतलब एक ही देखी है, हमने तो ये वाला देखा या ये वाला देखा है ना, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जूम इसको नहीं करेंगे, जूम करने पे हो सकता है कि स्प्रेड हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं, वैसे रिस्क ले लेते हैं। वैसे भी बिना, देखो आंसर आ गया डायरेक्ट, तो जूम नहीं करते। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम मतलब जूम उम नहीं करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक व्यक्ति यानी कि संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। हम फिर से बता रहे हैं, कुछ हमें लग रहा है बोर्ड में शुरू से ही प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से क्लास जो है थोड़ी सी लेट हुई है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गई है। तो अब ए पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कम से कम आप ठीक ठाक हो, है ना, आपका दिमाग सही से काम कर रहा हो, पागल टाइप के ना हो, है ना, लोगों की बात को समझो, अच्छे मुद्दे या सही चीजें उसको है, मतलब झूठ जो है मत बोलो। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहां पे आंसर क्या होगा, डी होगा। यहां पे आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। कि भाई चुनाव ना हो तो आप मतलब जो भी खर्चा आपने किया है, अब पता चला चुनाव आयोग की तरफ से जैसा होता है, भाई 10,000 रखा गया, आपने 50,000 खर्च कर दिए, है ना। या फिर आपका जो है दिवालिया घोषित, पागल टाइप के हो गए, अचानक सनक जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। और फिर कोई भी मतलब जवाबदेही होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, कोई भ्रष्टाचार का आरोप आप पर ना लगा हो, करप्ट वगैरह ना हो। वैसे तो मुश्किल है पर कोशिश की जा सकती है। लामित्तीय सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच है, लामित्तीय सैन्य अभ्यास। अच्छा यहां पर आप देख रहे होगे एक देश दिख रहा होगा, सॉरी एक महाद्वीप है। पहले तो ये देश है और ये आपका कॉन्टिनेंट है। ये जो महाद्वीप है ये कौन सा है, तो ये दोस्तों जल्दी से कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हो, अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा यहां पर आप देख पा रहे हो तो ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से दिख रहा है ना। तो इसे क्या कहा गया है, इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा गया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो देश सम्मिलित है उनके नाम बताइए, बहुत बार पूछा गया है, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, तो आपके देश कौन कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जैसे कि आपका इथोपिया, ठीक है, वही इथोपिया जिसके प्रधानमंत्री अबी अहमद को 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कब की क्लास थी, हाँ परसों यानी शनिवार की क्लास जब हमने ली थी तो एनालिसिस में आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था। तो इथोपिया के जो आपके कौन पीएम जो थे अबी अहमद, ठीक है। फिर आपका जो है फिर सोमालिया है, फिर आपका जिबूती है, ठीक है, और कहीं कहीं आपका इरिट्रिया भी आ जाता है।
तो ये आपके हैं टोटल जो 3 देश है, इन्हें कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक कमेंट किया है आपने, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये देश कौन सा है ये आपको बताना है, ये आपका अलग है। और यहां पर जो आंसर है बिल्कुल ठीक जा रहे हो, 100% जा रहे हो, सही है ना। यहां पे जो आंसर है वो आपका सेशल्स है। कौन सा देश है? तो ये आपका जो देश है सेशल्स है। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मेडागास्कर है। कौन है? तो ये आपका मेडागास्कर है। कौन सा है? ये आपका मेडागास्कर है। ओलंपिक खेलों के प्रतीक के 2 छल्ले नीले और काले रंगों के हैं। आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि ओलंपिक खेलों के जो 2 छल्ले हैं वो आपके नीले और काले हैं। बाकी का रंग क्या है? मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाओगे। यहां पर सबसे खास बात है, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है? टोक्यो 2020, यानी कि आपका 2020 जो है, यानी कि 2020 में है। ओलंपिक कहां पे था? जापान, लेकिन इसे पोस्टपोन किया गया है शायद। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो आपके कितने छल्ले हैं? तो टोटल यहां पे 5 है। अगर इन 5 रंगों को आप काउंट करोगे तो जरा देखिए, BBRYG कौन कौन से हैं? BBRYG, BBR ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, है ना। ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। BBRYG। तो अभी बताना पड़ेगा, समझदार हो आप लोग, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चुना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? यानी कि डी होगा, ग्रीन, येलो, रेड। ठीक है, हाँ जी। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ये 3 आपके जो है ये नीचे हैं और इन दोनों के बारे में आपका एग्जाम यानी कि क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, ये देखिए। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? मान लीजिए मेरे मन में क्वेश्चन आया कि भाई हेडक्वार्टर के बारे में अगर पूछना चाहूं तो क्या बता सकते हो? अगर आप नहीं बता पाते हो तो फिर बेकार है। याद करिए, सैटरडे की क्लास में जब लिया था तो भी रात में हमने आपको बताया था। ठीक है, कई बार बताया, 1-2 बार बताया तो बताइए। फ्राइडे में लिया था शायद, हमने आपको उसका मतलब जो ऑफिस है वो भी दिखाया था, कितना शानदार ऑफिस था। तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने है, याद रखेंगे, लुसाने है, जेनेवा नहीं है, याद रखेंगे। लुसाने में हेडक्वार्टर है ओलंपिक का, याद रखेंगे। ठीक है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। देखिए, हीमोफीलिया डे के बारे में अगर हम बात करें, हीमोफीलिया जो होता है वो होता है जिसमें कि आप देखते हो ब्लड अगर आपका निकलता है तो ब्लीडिंग होती ही रहती है, यानी खून बहता ही रहता है। खून बहने का मतलब क्या है कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, इसमें आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ब्लड क्लॉट का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। और रक्त का थक्का ना जमने के कारण, यानी ब्लड क्लॉटिंग ना होने के कारण क्या होता है आपको पता है? डेथ तक हो सकती है। ये एक प्रकार की कौन सी बीमारी है, जरा कमेंट करेंगे। तो ये एक प्रकार की आनुवांशिक डिसीज है, आनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटरी है। और यहां पे 8 मार्च को जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। कौन सा होता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है और 17 अप्रैल को क्या होता है आपका? विश्व हीमोफीलिया दिवस। बोले किसी को कोई डाउट? यहां पे आप कहोगे तो हम साफ साफ भी लिख देंगे, पर मुझे लग रहा है कि आप ध्यान से सुन रहे हो, आप खुद ही कमेंट कर रहे हो, है ना, कि 8 मार्च को सर जी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। चलिए, हमने कहा ना बोर्ड में कुछ दिक्कत है, आपको बताना है लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज इंडिकेटेड ऑफ इट्स। लैटिट्यूड क्या शो करता है? तो लैटिट्यूड जो होता है वो आपका अमाउंट ऑफ रेन शो करता है। लैटिट्यूड जो होता है ये आपका जो है लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड को दोस्तों हम अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। यहां पे जो इस तरीके की रेखाएं खींची गई हैं इन्हें आप लैटिट्यूड बोलते हो। क्या बोलते हो? अक्षांशी रेखाएं। जबकि लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, जो इस तरीके से
खींची गई हैं। यानी जो रेखाएं नॉर्थ से साउथ में खींची जाती हैं इन्हें आप देशांतर रेखाएं कहते हो, और जो रेखाएं दोस्तों ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं कि पश्चिम से पूर्व, तो जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। तो लैटिट्यूड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रेन, है ना। जैसे कि वर्षा के बारे में इन रेखाओं से हमें मदद मिलती है। जैसे कि इसी स्थान पर यानी कि आपका होता है कौन कितने लैटिट्यूड पर है, यानी कि आपका चाहे उड़ीसा हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे केरल हो, है ना। तो इससे ये पता चलता है। क्लियर है। क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया। देखिए मैग्सेसे पुरस्कार के लिए आया है क्वेश्चन। अगर मैग्सेसे अवार्ड के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो पहला मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था ये किसे मिला था, तो ये आपका विनोबा भावे को। किसको मिला था, विनोबा भावे को मिला था। विनोबा भावे वही हैं जो कि भूदान आंदोलन से संबंधित है। याद रखिए भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे। और एक बात और अगर हम यहां पर कहें, ठीक है, आपको याद ही होगा कि पहले यानी कि जो गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था, तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में जो पहले व्यक्ति थे वो भी आपके विनोबा भावे थे। ठीक है, पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया था। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड होता है ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट यानी कि फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको, ठीक है। और इस बार का मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है, कमेंट करिए, सरल सा क्वेश्चन है, इतना तो आता होगा, है ना। इस बार का किसको मिला है, 2019 का आपको अच्छे से पता है, एक पत्रकार है उनको मिला है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बिहार से संबंधित, क्या बात है, जिया हो बिहार के लाला, यानी कि वो पत्रकार के क्षेत्र में है जिनका नाम रवीश कुमार है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका बी है, कमला देवी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को मिला था क्या, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन खतरनाक है पर घबराना नहीं, लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है। बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की है। आपको पता है कि अभी जो डीजल है, अभी आपका पेट्रोल है, आपका अलग अलग माध्यमों से ट्रेन्स जो है वो आपका ऑपरेट की जाती हैं। तो यहां पे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कितना जो है लंबे रूट के बारे में बात की गई। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहां पे बात करें बजट के अनुसार कितने लंबे ट्रेन की घोषणा की गई है, तो यहां पे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन है, यानी 24,000 किलोमीटर की। किसकी है, 24,000 किलोमीटर की। आइए देखते हैं 24,000 किलोमीटर के बारे में बात करें तो मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन, आपको अच्छे से पता है बुलेट ट्रेन, है ना। अब बाकी ट्रेन का तो हम बात नहीं करेंगे, बुलेट ट्रेन भैया है। और जानते हो कौन बुलेट ट्रेन के बारे में बात करता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपको बताना है अगर क्षेत्रफल के अनुसार अगर भारत के बारे में हम लोग चर्चा करें, यानी क्षेत्रफल के अनुसार, तो भारत का जो आकार क्षेत्रफल में कौन से नंबर का होगा, है ना। 5वां है, 6ठा है, 7वां है। अगर हम बात करें तो पहले एक ट्रिक थी हमारी, है ना, जो पहले ट्रिक थी, अब वो ट्रिक जो हो गई है थोड़ी सी कामगर कम हो गई। पहले ट्रिक का नाम था रक्कू बाई। क्या नाम था, रक्कू बाई, रक्कू और ये रहा बाई, ठीक। लेकिन अब वर्तमान में रक्कू बाई क्या हो गया है, मतलब सही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब जो है वो रकूक बाई हो गया है। अब क्या हो गया है, रकूक बाई। रकूक बाई और रक्कू बाई में अंतर है, ठीक है। अब देखिए ये या तो चीन या तो कनाडा, तो यहां पे जो ये है ये आपका कनाडा है, ये आपका रशिया है। तो पहले रूस, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, ये आपका कनाडा, ठीक। और ये जो है आपका चीन है, और यहां पे आपका अमेरिका, ये ब्राजील, ये आपका ऑस्ट्रेलिया।
और ये आपका अपना भारत। तो पहले क्या था कि जो चीन था वो आपका अमेरिका से पहले था, लेकिन अब रिसेंटली अगर डाटा करें तो अब जो है आपका चीन पीछे चला गया है। ठीक है, हाँ जी। तो सही आंसर क्या है, भारत का स्थान जो है वो आपका यानी कि 7वां है। कैसे, काउंट कर लो, 1 2, चला गया, गड़बड़ा गया। चलो, मैप था वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, हमने कहा ना बोर्ड में कुछ गड़बड़ है, तो आपने देखा होगा झटके के साथ आया होगा, मैप के थ्रू भी था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? अचानक हमको भूल गए थे, हो जाता ना कभी कभी जोश में पढ़ाते समय, है ना। टीबी के बारे में बात कर रहा है, तो भाई टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो पेपर में आता है टीबी को क्या कहते हैं, तो शायद यक्ष बोलते हैं, है ना। और टीबी का प्रचार भी करते हैं कौन, हमारे श्री श्री, आपको अच्छे से पता है, श्री श्री यानी अमिताभ बच्चन जी के द्वारा टीबी का प्रचार किया जाता है। ठीक है, हाँ। टीबी के बारे में प्लेयर हैं राहुल द्रविड़, है ना, वो भी प्रचार करते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। तो टीबी जो है आपको अच्छे, टीबी के लिए आपको यानी कि जो दवा आती है उस दवा का नाम क्या है भी टीबी के लिए? अच्छा, एड्स के लिए दवा है? एड्स सबको हो सकता है, सब बच सकते हैं। एड्स जो है दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन चल रहा है इस समय बर्ड फ्लू के बारे में, और आपका स्वाइन फ्लू, सोचा बता दे, है ना, पता चले आ जाए तो कहोगे कि सर ने बताया नहीं। H5N1, ठीक है, ये आपका बर्ड फ्लू है। स्वाइन फ्लू जो है दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हो, H1N1, ये आपका स्वाइन फ्लू है। ठीक है, ये आपका स्वाइन फ्लू है। और एड्स की जो जांच होती है, जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का जो नाम है वो एलिजा है। कौन सा टेस्ट है दोस्तों? एलिजा टेस्ट। कौन सा है? तो वो आपका एलिजा टेस्ट होता है। ठीक है जी हाँ। टीबी के लिए जो डॉट्स यानी कि दवा होती है ये खाई जाती है, और एड्स की दवा जो आती है वो एटीएस होती है। कौन सी होती है? एटीएस। ठीक है, तो याद रखिए जो एड्स के लिए आपका एटीएस है, और आप लोगों ने जो चुना है, कुछ लोग कह रहे हैं 2024, तो याद रखिए 2024 मत याद रखो, है ना। 2024 आपको याद है तो गलत है, इसका आंसर होगा 2025 होगा। ठीक है, तो सुधारो भैया सुधारो, पेपर में सही करके आना है। तो 2025 होगा, 2024 नहीं होगा। ट्रिपल्स का एक नया फॉर्मेट है। जो ट्रिपल्स जो है वो किस खेल का एक नया फॉर्मेट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो ट्रिपल्स तो भैया किसका फॉर्मेट है आपको बताना है। बॉक्सिंग है, जूडो है, चेस है। ट्रिपल्स जो है किसका फॉर्मेट है? बॉक्सिंग, जूडो, चेस, बैडमिंटन। जो ट्रिपल्स जो फॉर्मेट है वो आपका जो है ये किसका है? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है चिरैया उरैया देख के आप लोग को बचपन की कहानी याद आ रही होगी, है ना। जो 15 रुपए जोड़ा, 20 रुपए जोड़ा, प्लास्टिक वाला, है ना। ये तो भाई महंगा मिलता है, 120 130 रुपए जोड़ा, है ना, ऐसा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये किसका है? तो ये बैडमिंटन का है। किसका है दोस्तों? तो ट्रिपल्स जो है वो एक फॉर्मेट है, किसका है? तो ये एक बैडमिंटन का फॉर्मेट है। ठीक है, अब यहां पे आपको ये दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है, देखिए, है ना, समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, क्या है? ध्यान दो। अरे वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, सूर्य है। ये क्या है? ये सूर्य है। ठीक है, तो ये सूर्य के अंदर का भी हमने आपको कर दिया, ताकि आप लोग देख पाओ कि सूर्य के अंदर जो है इस तरीके की हलचल होती रहती है। तो सूर्य में मौजूद मुख्य गैसें कौन सी हैं, ये आपसे पूछा गया है। विच आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन? हाइड्रोजन एंड हीलियम है, आर्गन है, फिर हीलियम है, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखो आप लोग में तो भाई देखो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये तो गलत है, आपको अच्छे से पता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं। बचा क्या? आर्गन एंड हीलियम। ठीक है, या हाइड्रोजन एंड आर्गन। तो इसमें क्या होगा? तो हाइड्रोजन तो है, आपको अच्छे से पता है। तो हाइड्रोजन आपका यहां पर भी और यहां पे। तो तीसरे में आपका हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन। आपको पता है आर्गन नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बताया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम।
ठीक है, समझ में आया भाई? सूर्य दिख रहा है ना आप लोग को? अच्छा, इसी सूर्य के बारे में अगर बात करें तो आप देख पा रहे होगे ये तो इस तरीके से ये भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये एक भाग दिखता है जो चमकता है ना, तो इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इस भाग को वही कहा जाता है जो इस समय बीमारी है। क्या कहा गया है? इसे कोरोना कहा जाता है, ठीक है। और इसे कहीं कहीं किरीट भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो इसे किरीट भी कहा गया है, ठीक है। हाँ जी, इसे किरीट भी कहा गया है और इसे कोरोना भी कहा गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से सैन्य अभ्यास हुआ? 2020 आपको अच्छे से पता है कि 2020 यानी कि यही लगभग एक महीना था। इसके बाद मार्च आया था जब भारत में कोरोना आया था, भारत में लॉकडाउन हुआ था। लेकिन अच्छा हुआ कि इसके पहले सैन्य अभ्यास हो गया। तो आपको बताना है कि किसके मध्य यानी कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो आपका सैन्य अभ्यास हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? गति है, संप्रीति है, आरोहण है, दृष्टि है। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होगे तो मैं अपने हर क्लास में एक ना एक या दो कम से कम आपको सैन्य अभ्यास जरूर कराता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि सूर्य किरण आपका पूछा जा चुका है, हैंड इन हैंड पूछा जा चुका है, ठीक है। हैंड इन हैंड किसके साथ है? चाइना के साथ। सूर्य किरण किसके साथ है? नेपाल के साथ, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे संप्रीति, ठीक जवाब है आप लोगों का। यहां पे आंसर क्या होगा? संप्रीति, ठीक है, संप्रीति। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया? आपको बताना है वो कौन सा वर्ष है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में। अब कहोगे सर ईस्ट इंडिया को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में कुछ समझ में नहीं आया। देखो होता क्या है, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 1599 में कंपनी बनी और वो 1600 में भारत आने की हो गई। तो भारत आ गई 1600 में। जब भारत आई तो यहां पे 2 आपके पहले से भेज दिए गए। एक का नाम था आपका कैप्टन हॉकिंस और दूसरे का नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। फिर ये कंपनी जो थी, एक कंपनी थी और ये कंपनी किस तरीके से थी? तो ये कंपनी व्यापारिक थी, व्यापारिक कंपनी, ठीक। अब ये व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे काम करती रही, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको 20-20 साल का यानी हर 20-20 साल का करके एग्रीमेंट मिलता रहा और जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ वो आपका 1833 में इसको मिला, ठीक। फिर इसको कहा गया भाई अब तुम क्या करो कि अब व्यापार करना बंद कर दो। अब 1833 में कंपनी के सारे व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिए गए और यह कहा गया कि आने वाले 20 वर्षों के लिए, ठीक है, आने वाले 20 वर्षों के लिए आप क्या करो, कंपनी का यानी कि आप शासन करो। क्या करो? शासन करो। और फिर 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके बाद से तो कंपनी की कहानी चेंज हो जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लिया गया? तो यहां से अगर हम बात करें तो शासन शुरू होता है, लेकिन इसमें कह रहा है ईस्ट इंडिया को ब्रिटिश शासन। तो याद करिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। कौन सा आया था? तो 1700 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत बंगाल, बिहार, मद्रास, ठीक है, के गवर्नरों में बंगाल को बंगाल गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। याद आ रहा है? बस तो 1773। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल किया गया? देखिए आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि मेरे पास अभी यानी लैपटॉप काम नहीं कर रहा, इस वजह से, है ना। हाँ, तो इस वजह से कमेंट नहीं पढ़ पा रहे आप लोग, जो है बार बार रुक जा रहा है उसमें, ठीक है। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल किया गया? रिसेंटली विच कंट्री वॉज ऑफिशियली रिज्वाइंड इन कॉमनवेल्थ? मालदीव है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। देखो नाम से लग रहा होगा ये बांग्लादेश होगा नहीं,
भूटान होगा नहीं, नेपाल होगा नहीं। आपको लग रहा होगा भाई ये नहीं होंगे, क्यों? आधिकारिक रूप से फिर से ऐसा लग रहा होगा कि भाई इनमें से ये ऐसे नहीं होंगे कि जो बाहर गए होंगे फिर से अंदर आए होंगे, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? मालदीव होगा। तो मालदीव की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करें भाई, इसकी राजधानी क्या है? आपको पता होना चाहिए। जो भारत का सार्क है, जो सार्क जो आपका संगठन है, उसमें मालदीव आपका शामिल है। इसमें आपके 8 देश हैं। 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन हुआ था सार्क का। और सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? नेपाल के कहां में है हेडक्वार्टर? जी हां, नेपाल के कहां पे हेडक्वार्टर? जल्दी से बताइए। धन्यवाद। तो कहां पर है भाई? सार्क का नेपाल के, बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने जवाब दिया होगा काठमांडू। कहां पर है? काठमांडू। अब यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन जो है। अब कॉमनवेल्थ के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों लंदन में। कहां पर है? लंदन में है। 54 आपके इसके मेंबर हैं। 11 दिसंबर 1931 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। 1931 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कह रहा है आर्चरी किस देश का राष्ट्रीय खेल है ना। आर्चरी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आर्चरी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए ये उसी देश का राष्ट्रीय खेल है जब हमारे प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बनके किसी देश की यात्रा की थी। मतलब पहली बार जहां गए थे प्रधानमंत्री उसी देश का है। अगर हम लोग श्रीलंका के बारे में बात करेंगे तो वॉलीबॉल। श्रीलंका का क्या है दोस्तों? तो वॉलीबॉल है। ठीक, यहां पे आर्चरी का पूछा जा रहा है कि डेनमार्क का है, भूटान, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा दोस्तों? भूटान। आर्चरी को जो है तीरंदाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीरंदाजी कहा जाता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, आर्चरी को तीरंदाजी कहा जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री बनके भूटान ही गए थे। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? आपने देखा कि कुछ दिनों पहले की कहानी है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो बड़ा ही चेंज आया। क्या चेंज आया है ना? माइनस में चली गई। तो बताइए, कॉप्सी इंडेक्स है, मिजरी इंडेक्स है, हैंगसेंग इंडेक्स है, डेक्स इंडेक्स है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किसमें मापने की बात की गई है? तो ये बात जो की गई दोस्तों, ये आपका मिजरी इंडेक्स में बात की गई। ठीक है, इकोनॉमिक्स का है मिजरी इंडेक्स। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ना, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। कई बार आप लोग को हमने फोटो के साथ, इमेज के साथ आपको बताया है। इसकी जो क्षमता है वो जो क्षमता है 1.2 लाख, यानी कि 1,20,000 इतनी क्षमता है। ठीक है, और बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना कि ये आपका मोटेरा है और गर्व है कि ये भारत में है, हुआ था, है, बना है। और कहां पे है? तो अहमदाबाद। कहां पर है? अहमदाबाद। और यहीं पर आपके कोई व्यक्ति आया था और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने नारा लगाया था। अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक पद पर होते हुए हम किसी का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, पर शायद वो अपना कर्तव्य भूल गए होंगे, पर कोई बात नहीं। तो आपको पता है जिसके लिए नारा लगाया था वो वर्तमान में राष्ट्रपति नहीं रहे। आप में से कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर जी जो ट्रंप साहब हैं ये राष्ट्रपति का पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि अब बेमन से ये 20 जनवरी को अपना राष्ट्रपति का पद त्याग देंगे। अच्छा, वैसे पहला जो उपराष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ जी भाई, राष्ट्रपति तो सबको पता ही है ना। अरे भाई उस दिन भीड़ गई थी भाई, जॉर्ज वॉशिंगटन, याद करिए, अमेरिका की राजधानी है ना, WC वॉशिंगटन है ना, सॉरी WC ने DC वॉशिंगटन। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया,
हाँ तो भाई क्या है, जॉन एडम्स। जॉन एडम्स पहले उपराष्ट्रपति, याद रखिए। उपराष्ट्रपति हैं अभी के तो हैरिस जी हैं, कमला हैरिस। दो 2024 तक कितने एयरपोर्ट यानी बनाने की घोषणा की है? 200, 150, 100, 180। कितने एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, जिनका नाम निर्मला सीतारमण। तो भाई कितने की है? तो यहां पे आंसर होगा यानी कि 100। याद रखिएगा, पहले जब थे तो पहले भी आपके 100 थे, अब फिर से 100 हो जाएंगे, तो टोटल आपके हो जाएंगे 200। कितने हो जाएंगे? टोटल आपके हो जाएंगे 200। आपसे पूछा जा सकता है कि जो 100 नंबर का कौन सा था, जो भारत का जो 100th नंबर का कौन सा है, तो वो आपका पाक्योंग है। पाक्योंग कौन सा है? पाक्योंग है, जो कि कहां का है? तो ये पाक्योंग जो है दोस्तों सिक्किम। कहां का? पाक्योंग जो है ये सिक्किम का है। पाक्योंग जो है वो आपका सिक्किम का एयरपोर्ट है, याद रखिए, सबसे ऊंचाई पर। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है। वह प्रसिद्ध जैन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? याद रखिए, जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। ध्यान दीजिए, इसी कारण अकबर सभी धर्मों में विश्वास रखता था, या आप कह सकते हो अकबर ने सभी धर्मों को पढ़ा लिखा तो था नहीं, फिर भी उसने कई सारी चीजों को सोचा समझा और एक नया धर्म चलाने की बात की, है ना। और जो नया धर्म चलाने की बात की, भाई देखिए, एक बार अब सब, यानी कि अभी तक तो हमने नहीं कहा, एक बार सभी लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार आए हैं। पीडीएफ पाने के लिए ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से जल्दी 1000 के ऊपर लाइक कर दीजिए, है ना। बिल्कुल जल्दी से जल्दी 1000 के ऊपर लाइक हो जाने चाहिए, है ना। और शेयर कर दीजिए क्लास अगर आपको अच्छा लगा। तो अकबर के द्वारा कौन सा धर्म था? तो अकबर के द्वारा जो धर्म चलाया गया था, तौहीद ए इलाही। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो गलत लिख रहे। याद रखिए, यही तो किसी को पता नहीं है। सबको क्या पता है? सबको पता है दीने इलाही। सबको पता है दीने इलाही। सबको ये पता है दीने इलाही, लेकिन दीने इलाही को ही क्या कहा जाता था? तौहीद इलाही। पेपर में कई बार पूछा गया है दीने इलाही का मतलब यानी दूसरा नाम क्या था? तो तौहीद इलाही। और इसको सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला जो था वो आपका बीरबल था। सबसे पहले किसने किया था? बीरबल के द्वारा। और बीरबल को अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका बी है, हरि विजय सूरी। क्या आंसर है? हरि विजय सूरी। विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। हाँ, हीमोफीलिया क्या है? एक प्रकार की आनुवांशिक डिसीज है, आपको बताया है ना, एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। 14 जनवरी यानी कि आपको पता ही है भाई, 2 दिन बाद आने वाला है ना। फिर खिचड़ी है, कहीं कहीं से मकर संक्रांति कहा जाता है, और पूरब के हिस्से में क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो यहां जो ये पूरब का हिस्सा है, इस हिस्से में क्या कहा जाता है? इसे जो ये वाला हिस्सा है, असम है ना, सिक्किम है, इस हिस्से में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? कहानी हम बताएंगे। इस हिस्से में इसे कहा जाता है उत्तरायण। क्या कहा जाता है? उत्तरायण। याद रखेंगे, इसे क्या कहा गया है? उत्तरायण कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। और इस क्वेश्चन का आंसर डी है, यानी कि 17 अप्रैल, जो कि बता चुके हैं। देखिए, और इस बार की थीम क्या है विश्व हीमोफीलिया दिवस की? ठीक है, थीम देखिए, गेट इन्वॉल्व। क्या लिखा गया है? गेट इन्वॉल्व। ठीक है, भारत में इसके बहुत से कम लोग हैं, लेकिन सबसे खास बात क्या है? हीमोफीलिया तथा ये खून यानी आनुवांशिक खून बहने वाली बीमारी है, जो कि माता पिता से बच्चों में पहुंचती है। आनुवांशिक बीमारी है जो कि माता पिता से बच्चों में पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? ठीक है, आपको बताना है
कौन सा वो अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? मात्र एक अधिवेशन था, सिर्फ एक था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगर आपको याद आ रहा हो तो वो आपका कर्नाटक का था। कब का था? कर्नाटक का था। और कौन सा? बेलगाम, या कहीं कहीं इसी को बेलगांव कहा गया है। यहीं पर श्रवणबेलगोला भी है जहां पे गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति है। क्या है? श्रवणबेलगोला। गोमतेश्वर है। अच्छा, इनका दूसरा नाम क्या है गोमतेश्वर भगवान का? ठीक है। अच्छा, पता है ये जो श्रवणबेलगोला में जो मूर्ति है, यहीं पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। किसका होता है? महामस्तका का आयोजन होता है। महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक जो कि 12 वर्ष में होता है। कितने साल में होता है? 12 वर्षों में। ठीक है। जिस तरीके से 12 वर्षों में कुंभ होता है, उसी तरीके से महामस्तकाभिषेक 12 वर्षों में होता है। कहां पे? तो ये आपका श्रवणबेलगोला, गोमतेश्वर। और इसको बनाया था चामुंड राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। याद रखेंगे, चामुंड राय के द्वारा। और यहां पे अगर हम बात करेंगे तो 1924 का जो अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो उसके बारे में किससे संबंधित है? जल्दी से आपको बताना है भाई। आपको दिख रहा होगा नागार्जुन सागर जो है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की। कहां की दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश की है। और ये किस नदी पर है? ठीक है, गोदावरी है, तापी है, कोशी है, या फिर आपकी कृष्णा नदी है। तो नागार्जुन बहुउद्देशीय जो परियोजना है किस पर है? तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश की। ध्यान दीजिएगा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है आपको पता ही है। वैसे तो 3 राजधानी की बात है, लेकिन जो मेन राजधानी है अमरावती। अगर वो पूछा जाए किस नदी के तट पर है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती किस तट पर है, तो वो भी आपकी कृष्णा नदी के तट पर होगा। ठीक है, किस तट पे होगा? वो भी आपका कृष्णा नदी के तट पे होगा। सबसे खास बात, अमरावती जो है यानी कि यहां पर सातवाहन वंश का शासन था। किसका शासन था? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश वही था जिसने कि शीशे के सिक्के चलाए थे। किसके शीशे? सिक्के के कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। भारत में मात्र एक, बस है ना, भारत में मात्र एक वंश है जिसके द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे, वो है सातवाहन वंश। कौन सा वंश है? सातवाहन वंश। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? क्वेश्चन क्या है? कौन सा वो मध्यकालीन भारतीय शासक था जिसने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह या अकबर? तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सरल है, वो और कोई नहीं था, शेर शाह था। वो कौन था? शेर शाह था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। याद रखिए, इसी के द्वारा जीटी रोड का निर्माण कराया गया। वही जीटी रोड जो कि आज की डेट में NH1 व NH2 को मिला के बनती है। ठीक है। हाँ, आज आप लोग को ज्यादा कंटेंट मिला होगा। ठीक, आज आपको पढ़ने में मजा आया होगा क्योंकि आज हमने कमेंट पे ध्यान नहीं दिया। अगर आपको पसंद आया है, आप पहली बार आए हो, तो एक बार एग्जामपुर को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, क्लास को शेयर करना है, और फिर से मैं बता रहा हूं भैया, लाइक कर दो। 1000 का आंकड़ा तो पार कर दो भाई, लाइक कर दो, है ना, लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा कठिन है। 1935 में अंग्रेजों द्वारा यूनाइटेड प्रोविंस में इसका नाम छोटा कर दिया गया था। इसके बाद आधुनिक उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। बिफोर इट्स नेम वाज शॉर्टेंड बाय द ब्रिटिश, है ना, तो क्या है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ऑन। ठीक है, इसके नाम से जाना जाता था, आगरा और अवध के संयुक्त नाम से। ठीक है, आगरा और अवध का संयुक्त नाम
जाना जाता था। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग को यह बताना है कि 25 में से आपके नंबर कितने आए और कैसा रहा आज का क्लास, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि जिनका भी शाम को यानी कि क्लास है, शाम को जो पेपर है, शाम मीटिंग में, वो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। रात में फिर से मिलेंगे 1 बजे, रात में 1 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शानदार जानदार क्वेश्चनों के साथ क्लास को कीजिए शेयर, लाइक और एग्जामपुर को कीजिए सब्सक्राइब। पीडीएफ पाने के लिए क्या करना है, ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। पीडीएफ पाने के लिए ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है जी हाँ। तो बस यहीं तक का लेते हैं हम लोग, तो बस हमें दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।